गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, फर्स्ट है जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था सेल थियरी तक हमने पढ़ा था। सेल थियरी तक क्या है, आज आपका एनसीईआरटी रीडिंग में करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो हमारा जितना भी लेक्चर्स होगा हम उसके एनसीईआरटी रीडिंग भी साथ साथ लेके चलते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या लिखा है देखो बच्चों, वेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it inanimate things does not have which a living things have? The answer to this, the presence of the unit of life, the cell in all living organism. तो वैसे हमने कल बच्चों देखा था कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कौन करता है, सेल। इसके लिए सेल को हमने क्या बताया था, सेल का हमने डेफिनेशन भी देखा था कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे भी बच्चों वही बताया है कि द आंसर द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या हुआ कि इनएनिमेट का मतलब हमने पढ़ा था कि क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, और एनिमेट का मतलब लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट कौन करता है, सेल। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल द सेलुलर एक्टिविटी हैपेंड इन द ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स है वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, वो एक्सक्रीशन कर सकते हैं, वो रेस्पिरेशंस के साथ में सर्कुलेशंस हो सकता है, रिप्रोडक्शंस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको साथ में चलती रहेंगी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें आपको ख़त्म की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड unicellular organisms, while other like us composed of many cells are called multicellular organisms. राइट बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, लाइक उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर बने होते हैं, तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यहाँ तक बच्चों समझ में आया। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको पता होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए, बिकॉज इन द एनसीईआरटी ऑल एमसीक्यूज आर अराइजेस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग करना, राइट। चलो ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अभी हम वापस डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग के साथ में। तो फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड द परफॉर्मिंग द इसेंशियल्स फंक्शन ऑफ लाइफ। हमने तभी भी देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। बिकॉज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि सेल, चाहे वो सिंगुलर या फिर मल्टीपल हो, वो अपने अंदर रेस्पिरेशन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, या फिर कोई भी फंक्शन कर रहा है, कोई भी मेटाबॉलिज्म कर रहा है, या फिर कोई भी सेलुलर एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब भी मैंने बताया था कि सेल या तो कंप्लीट होगा, या तो वो सेल हाफ नहीं हो सकता, या फिर 1.5 नहीं हो सकता। बिकॉज अगर सेल हाफ होगा तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता। इसके लिए कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, कोई भी एक कंप्लीट सेल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो आपको समझ में आया कि इसके वजह से हम क्या डेफिनेशन पढ़े थे कि सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था कि सेल लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर रहा था। दूसरा क्या है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल्स, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट लिविंग में नहीं रह सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लुवेनहुक। ये फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल्स, लाइव सेल्स हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ से लाइव सेल का डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे एक रॉबर्ट हुक का नाम नहीं दिया हुआ है बच्चों, जो कि डेड सेल का डिस्कवर किया था फ्रॉम दी प्लांट सेल्स लाइक कॉर्क सेल्स। ठीक है, तो वो आपने ऐड किया है, वो मैंने अपने नोट्स में लिखवाया है, तो उसको आप ऐड कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेल थियरी। देखिए बच्चों, सेल थियरी के इसमें क्या लिखा है, इन 1838 Matthias Scladen, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form a tissue of plant.
ये भी हमने बताया था कि स्क्लेडन है 1838 में आए थे, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर ऑब्जर्व किया था और बताया था कि जितने भी काइंड्स ऑफ प्लांट हैं वो प्लांट सेल से बने हुए या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं और वो सेल मिलके टिश्यू ऑफ प्लांट को बनाते हैं। ठीक है, अबाउट द सेम टाइम्स, उसके सेम टाइम्स में क्या अबाउट द सेम टाइम्स हम देखेंगे स्वान 1839 में आके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा है बच्चों, ब्रिटिश की जगह आप क्या लिखोगे, जर्मन। ठीक है, ये ब्रिटिश जूलॉजी क्या है, रॉन्ग है, इस ब्रिटिश जूलॉजी को कट करो और यहाँ पे क्या लिखोगे, जर्मन। ठीक है, तो जो स्वान थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट काइंड ऑफ या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड, क्या रिपोर्ट किया, द सेल्स हैड थिन लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने तभी भी बताया था बच्चों आपको कि उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स पे स्टडी किया था और ये बताया था कि जो एनिमल सेल्स का आउटर लेयर है वो क्या है, थिन है, जिसे हम आज के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ही इज कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लांट सेल्स है उसके आउटर जो सेल वॉल होती है वो एक यूनिक कैरेक्टर को शो करता है कि स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये भी हमने पढ़ा कि स्वान का जो हाइपोथेसिस था वो क्या बताता है कि प्लांट और एनिमल्स का जो भी बॉडीज है वो कंपोज्ड ऑफ सेल और उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट, Swan and Scladen together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as how new cell were formed. ठीक है, मैंने बताया था कि इन दोनों ने मिलकर सेल थियरी को दिया, बट इन्होंने ये तो नहीं बता पाया कि नए सेल आए कहाँ से, नए सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये एक ड्रॉबैक था सेल थियरी का। तो एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो, 1855 में इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और उन्होंने एक वर्ड दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, एक ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या था कि जो भी नए सेल्स है वो कहाँ से आते हैं, वो पुराने सेल्स के डिवीजन से आते हैं या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से आते हैं, ओल्ड सेल के डिवीजन से फॉर्म होते हैं। तो जो सेल थियरी स्वान एंड स्क्लेडन ने दिया था उसका जो ड्रॉबैक था कि उन्होंने नए सेल्स का फॉर्मेशन नहीं बता पाया, वो एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने आके एक्सप्लेन किया 1855 में। ठीक है, तो वो जो सेल थ्योरी का हाइपोथेसिस था उसका मॉडिफिकेशन और उसके फाइनल शेप किसने दिया, रुडोल्फ वर्चो ने। और उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स और ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब हमारा लेक्चर होगा उसके बाद हम फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। चलो बच्चों, बाय।